नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग इकाई 10 इस समय पढ़ रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है एक साहित्यिक की डायरी। आप अगर सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पर एक लेखक की डायरी लिखा है जो कि गलत है, सिलेबस में गलत छपा हुआ है। गजानन माधव मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी आपकी कोर्स में लगा हुआ है और पीवाईक्यू में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि बताइए एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है। आसान प्रश्न था, जिन्होंने खाली सिलेबस पढ़ा होगा अच्छे से उनका ये प्रश्न सही हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लेखक परिचय, उदाहरण, इसमें जो प्रमुख कथन आए हैं, पात्र परिचय, सबसे आपका साक्षात्कार होगा। उससे पहले मैं बता देती हूँ लगभग 14 आपकी कृतियां लगी हुई हैं। किसमें? यूनिट 10 में, इकाई 10 में लगभग आपकी 14 रचनाएं हैं, जिसमें आपकी माटी की मूर्तें हैं, ठकुरी बाबा है, मुरधैया है, एक कहानी है भी है, प्रेमचंद घर में है, आवारा मसीहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी कृतियां लगी हुई हैं, जिसमें एक साहित्यिक की डायरी भी लगी हुई है सिलेबस में। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि इन सभी को एक बार सारगर्भित रूप से वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास में पीडीएफ होगी। पीडीएफ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर जितने भी मैं वीडियोस शेयर करती हूँ उसका समयानुसार लिंक भी मिलता है। साथ ही साथ हिंदी चैट ओशन जो कि प्राइवेट ग्रुप है, उसमें सिर्फ सीरियस बच्चे हैं जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके द्वारा क्विज भी मैं संपन्न कराती हूँ और वो लोग भाग भी लेते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और सभी वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, समझिए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये सक्सेस होने की है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप जितना भी पढ़ लें सब बेकार है, क्योंकि मल्टीपल टाइम जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपकी चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी और दिमाग में नहीं बैठेंगी तब तक आप पेपर में प्रश्न सही नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म शिवपुर ग्वालियर में हुआ था। समकालीन जीवन के सजग सृजक मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मुक्तिबोध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक, पत्रकार, प्रखर विचारक, समीक्षक तथा चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी कविता भी अंधेरे में लगी हुई है आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में। मुक्तिबोध नई कविता के सर्वाधिक चर्चित कवि रहे हैं। तार सप्तक से अपनी कविता का प्रारंभ कर नई कविता की लंबी यात्रा में उन्होंने अपने काव्य के आधार पर नई कविता को विशिष्ट महत्व दिया है। इनकी प्रकाशित साहित्यिक रचनाएं देख लीजिए। कमायनी एक पुनर्विचार, जो कि आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में जब आलोचनात्मक क्रम लगाने को आता है तो ये जरूर कृति पूछी जाती है। और ये किसकी कृति है ये भी आपको पता होना चाहिए, मुक्तिबोध की है। भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक की डायरी, काट का सपना, विपात्र, सतह से उठना, आदमी, ये सारी ही इनकी प्रकाशित साहित्यिक रचनाएं हैं। ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष मैंने आपको, जब मैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक को पढ़ा रही थी, प्रकाशन वर्ष के साथ में उसमें देखने को मिलता है। गजानन माधव मुक्तिबोध की सर्वाधिक चर्चित कृति एक साहित्यिक की डायरी है। इसके अंतर्गत मुक्तिबोध के चिंतन मनन का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। इसके कई निबंध सर्वप्रथम जबलपुर से प्रकाशित वसुधा मासिक पत्रिका में सन 1957-58 में और 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। तो कब प्रकाशित हुए थे इसके निबंध? सबसे पहले, क्योंकि इसमें 13 शीर्षक है, भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए 13 निबंध हैं इसमें संकलित हैं, जो अलग अलग शीर्षक के नाम से हैं। देखिए सब में होता है ना, जैसे अर्यायावर पढ़ा था आपने तो उसमें 8 शीर्षक हो गए। ठीक है, निबंध पढ़ते हैं तो एक कविता क्या है उसमें 13 शीर्षक है। तो इस प्रकार से इसमें भी 13 निबंध संकलित हैं, जो कि सबसे पहले जबलपुर से प्रकाशित वसुधा पत्रिका निकलती थी, मासिक पत्रिका थी, उसमें 1957-58 और 1960 में प्रकाशित हुए थे। इस पत्रिका में एक साहित्यिक की डायरी के नाम से एक स्तंभ चलता था, जिसके अंतर्गत मुक्तिबोध ने अपने विचार प्रकट किए। उन्हीं का संकलन इस कृति के अंतर्गत है। एक साहित्य की डायरी में कितने 13 निबंधों का संकलन है और यह डायरी मुक्तिबोध के अतरंग के साहित्य के संवेदनशील और आस्था का परिचय देती है। याद कर लीजिए ये 13 निबंध में कौन कौन से शीर्षक है। सबसे पहला है तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, दूसरा डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा हाशिए पर कुछ नोट, चौथा सड़क को लेकर बातचीत, पांचवा एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, छठवां नय की जन्म कुंडली 1, सातवां वीरकर विशिष्ट और अद्वितीय, कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1,
आदि इसमें महत्वपूर्ण निबंध है। तो इसमें आप देखिए जो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, ये 2 इसमें विभाजन किया गया है एक ही नाम से। और कुटुयान और काव्य सत्य, माफ कीजिएगा, नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2, ये 2 भागों में विभाजित है। इस प्रकार से आप जब काउंट करेंगे तो 13 निबंध इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रमुख पात्रों को। तो सबसे पहले तो लेखक हैं जिनका नाम मुक्तिबोध है। केशव इनके मित्र हैं, याद रखिएगा केशव से इनकी बातचीत चलती है और साहित्य के ऊपर इनकी विचार और टिप्पणी और जितने भी एक तरीके से विचारात्मक आलोचनात्मक कथन या फिर एक दूसरे से बातचीत होती है वो इसमें संकलित है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। केटी है, शरद जोशी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, वीरकर है, कुटुयान है, कृष्ण मुरारी शुक्ल हैं और यशराज आदि इसमें प्रमुख पात्र हैं। एक साहित्यिक डायरी की समीक्षा को देखते हैं। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध के रचना कर्म का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें 1957 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी तक की प्रविष्टियां मिलती हैं। याद रखिएगा इस तारीख को, 1957 से लेकर 1960 तक की प्रविष्टियां मिलती हैं। वसुधा नामक पत्रिका में जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी मासिक पत्रिका, उसमें छपी थी सबसे पहले। एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण में कुटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक नहीं थे। तो याद रखिएगा जब पहला संस्करण निकला था तो उसमें कुटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी ये दोनों शीर्षक नहीं थे। ये सारी डायरियां 57, 58, 60 में वसुधा जबलपुर में प्रकाशित हुई थी। अगला बिंदु है एक साहित्य की डायरी मुख्यतः साहित्य चिंतन और रचना प्रक्रिया पर केंद्रित है जिसमें मुक्तिबोध ने प्रायः संवाद की शैली में अपने ज्ञान, सिद्धांत, रचना प्रक्रिया, कला के मानदंड, आलोचना की कसौटी तथा युगीन साहित्यिक परिस्थिति और उससे संबंधित विमर्शों पर बात की शैली में विचार विमर्श किया है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने साहित्य को लेकर के चर्चा अपने मित्र के साथ में की है। डायरी को पढ़ते हुए हम मुक्तिबोध की अनेक कविताओं, कहानियों व आलोचनात्मक लेखों के अंतःसूत्र प्राप्त कर सकते हैं। मुक्तिबोध ने जिन बातों को दूसरी विधाओं में उनकी प्रकृति के अनुरूप लिखा है वही अनौपचारिक शैली में प्रायः किसी घटनाक्रम, किसी परिस्थिति या व्यक्ति के सहारे इस डायरी में कहा है। मुक्तिबोध ने एक साहित्य की डायरी में तीसरा क्षण शीर्षक से लंबी टिप्पणी की है जो उनके द्वारा प्रतिपादित रचना प्रक्रिया को सामने रखती है। उनके अनुसार कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि उन्होंने 3 जीवन के क्षण बताए हैं, रचना प्रक्रिया को सामने रखी। उनके अनुसार कला का पहला क्षण है, कला के 3 क्षण उन्होंने बताया है। पहला क्षण बताया है जीवन की उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूल्यों से पृथक हो जाना। पहला क्षण क्या बताया है कि जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। फिर दूसरा क्या बताया है, दूसरा बताया है कि इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूल्यों से पृथक हो जाना और अपने ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। और तीसरा और अंतिम क्षण क्या बताया है इन्होंने, इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमानता, शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। तो ये 3 क्षण बताया उन्होंने, इनको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आपके मूल टेक्स्ट में भी ये 3 क्षण आए हुए हैं, उनमें भी मैंने अंडरलाइन करवाया था आपको। प्रवाह में वह फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार वह फैंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती है। जिस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह फैंटेसी अपने मूल रूप से इतनी अधिक दूर चली जाती है कि यह कहना कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की प्रतिकृति है। फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो सृजन होता है, जिसके कारण कृति क्रमशः विकसित होती जाती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। तो कला के 3 क्षण इन्होंने बताए हैं, याद रखिएगा। फिर डबरे पर सूरज का बिंब ये शीर्षक आता है। इस शीर्षक में प्रविष्टि निम्न मध्यवर्गीय साहित्यकारों की रचनाशीलता का एक बिंब है जो यह बताता है कि एक कष्टमय और मानसिक ऊहापोह में जीवन जीते हुए भी ये सभी ऐसे डबरे हैं जो अपने भीतर सूरज का उदाहरण लिए हैं, अर्थात उनके धूसर व्यक्तित्व व काव्यमय जीवन में भी व्यापक जीवन जगत के सत्य प्रतिबिंबित हो सकते हैं।
मुक्तिबोध ने बार बार साहित्यिक कर्म करने वालों के लिए भी सिद्धांत व्यवहार की एकता को जरूरी माना है। यदि ऐसा नहीं है तो साहित्य बड़ा नहीं हो सकता, किंतु साहित्य में अभिव्यक्त भावनाओं की जीवन के साथ सामंजस्य व संगति महज यांत्रिक नहीं हो सकती। भावानुभूति की वस्तुनिष्ठता और सही विश्व दृष्टि की एक बेहतर साहित्य पैदा कर सकती है। अगला बिंदु है मुक्तिबोध के प्रबुद्ध साहित्यकार के मन मस्तिष्क में युग, जीवन, समाज, साहित्य और साहित्यकार को लेकर जो अनेकानेक प्रश्न उठते हैं, वैचारिक द्वंद्व और बहस चलती रही है, उसी का व्यक्त रूप है एक साहित्य की डायरी। तो वैचारिक द्वंद्व इसमें है, साहित्यिक बहस है, मन मस्तिष्क, युग, जीवन, समाज और साहित्य को लेकर के अनेक इसमें प्रश्न उठाए गए हैं, इसी का एक व्यक्त रूप है एक साहित्य की डायरी। मुक्तिबोध ने आज के अर्थात वर्तमान स्थिति के लेखकों की जिंदगी और उनके लक्ष्य को सटीक शब्दों में प्रकट किया है। क्या कहते हैं? आज के साहित्यकार का आयुष्य क्रम क्या है? विद्यजन, डिग्री और इसी बीच साहित्यिक प्रयास, विवाह घर, सोफा सेट, एरिस्ट कंटिकलिविंग, महानों से व्यक्तिगत संपर्क, श्रेष्ठ प्रकाशकों द्वारा अपनी पुस्तकों का प्रकाशन, सरकारी पुरस्कार अथवा ऐसी ही कोई विशेष उपलब्धि और 40वें वर्ष के आसपास अमेरिकी का रूप जानने की तैयारी, किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी या रूसी में अनुवाद, किसी बड़े भारी सेठ के यहाँ या सरकार के यहाँ ऊंचे किस्म की नौकरी। अब मुझे बताइए कि यह वर्ग क्या यथार्थवाद प्रस्तुत करेगा और क्या आदर्शवाद? मुक्तिबोध में वर्ग चेतना की अधिकता दिखाई देती है। वे साहित्यकार का वर्ग चेतन होना आवश्यक समझते थे, इसीलिए उन्होंने एक साहित्य की डायरी में अपनी वर्गीय भावनाओं को ईमानदारी से अभिव्यक्त किया है। मुक्तिबोध ने आज के साहित्य तथा साहित्यकारों के जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। अगला बिंदु है, एक साहित्य की डायरी पढ़ते हुए लगता है कि उनकी प्रखर दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सका है। उन्होंने अपनी पैनी लेखनी से सबकी वास्तविकताओं को उतार कर रख दिया है। इसके लिए मुक्तिबोध ने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। इस कृति की एक प्रमुख विशेषता भी व्यंग्य शैली है। याद रखिएगा, इसमें भी व्यंग्यात्मकता मुक्तिबोध ने दर्शाई है। आधुनिक युग में सफलता की कुंजी बताते हुए मुक्तिबोध लिखते हैं, सफलता के लिए सामर्थ्य नहीं समर्थन लगता है, समर्थन ही सामर्थ्य है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्या कहते हैं मुक्तिबोध जी? कि सफलता के लिए सामर्थ्य नहीं समर्थन लगता है, समर्थन ही सामर्थ्य है। इस महान सत्य को भूलकर जो लोग काम करते हैं वे अंधी दीवार से टकराते हैं। आज व्यक्तिगत पुरुषार्थ एवं पराक्रम का कोई मतलब नहीं। इस प्रचंड सत्य को जानना क्या जरूरी नहीं है? बुद्धिमानी इसमें है कि दरारें देखो और उसमें चुपचाप रेंग जाओ और रेंगते हुए ऊंची से ऊंची सतह पर पहुंचो। यह है वास्तविक जीवन कला। अगला बिंदु है, एक साहित्य की डायरी के विषय में कहा जा सकता है कि यह मुक्तिबोध की एक अमूल्य कृति है। इसमें युग के यथार्थ के समस्त बोध सामने लाए हुए स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। आज की समूची जीवन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। इसमें मुक्तिबोध की वैचारिक प्रतिभा, सूक्ष्म विश्लेषण, दृष्टि, सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियों का गहन ज्ञान, साहित्य के प्रति उनकी आस्था और ईमानदारी, चिंतन मनन आदि मुक्तिबोध को आधुनिक साहित्य के अंतर्गत एक प्रशस्त एवं अलग स्थान प्रदान करते हैं। इस कृति के आधार पर ही मुक्तिबोध को वैचारिकता का पता चलता है। संक्षेप में, एक साहित्य की डायरी जीवन, साहित्य युगीन विषमता और सामाजिक विषमताओं पर अत्यंत अनिवार्य मान्यताओं का प्रतिपादन करती है। आधुनिक युग का एक अतीव प्रबुद्ध मस्तिष्क तो कृति के बीच उभरता ही है। युग की जटिल जीवन प्रक्रिया भी अपनी सारी रेखाओं के साथ उद्घाटित होती है। यह रचना युग जीवन का एक ज्वलंत साहित्यिक दस्तावेज है। अब जो इस कृति में महत्वपूर्ण उद्धरण आए हैं या फिर कथन आए हैं उनको देख लेते हैं। पहला कथन है, सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। इंपॉर्टेंट है। सारे दर्शन का मूल आधार किसको बताते हैं मुक्तिबोध जी? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना। स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं और उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है। दूसरा पॉइंट है, फैंटेसी अनुभव की कन्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंटेसी अनुभव की कन्या है जो उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसीलिए वह उससे स्वतंत्र है। अगला है, फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया में बहुत से नए तत्व उससे आ मिलते हैं। ये तत्व उसे लगातार संशोधित करते रहते हैं। ध्यान रखो कि यह फैंटेसी अनुभव प्रस्तुत होते हुए भी अनुभव बिंबित होती है। इस फैंटेसी में वस्तुतः एक भावनात्मक उद्देश्य समाया रहता है, उसमें एक संवेदनात्मक दिशा रहती है। फैंटेसी के भीतर यह दिशा और उद्देश्य उस फैंटेसी का मर्म प्राण है।
अगला बिंदु है, कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। अगला है, अगर हमारे युवक अनास्थावादी हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। अनास्था आस्था की पुत्री है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है किस रचना से उद्धृत है ये, तो एक साहित्यिक की डायरी से। अगला है, मैं यह नहीं करना चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है। यहाँ पे शायद कहना होना चाहिए, मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह कहना चाहता हूँ कि उसमें मानवीय अंतरात्मा, मानवीय विवेक चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं है, क्योंकि वह जरूरत से ज़्यादा समझदार हो गया है, और समझदारी का यह तकाजा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें हम समझौता करें। अगला पॉइंट है, सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। वह अपनी आत्म शांति को भंग करके ही लेखक बना रह सकता है। इसलिए लेखक अपनी कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को भी कसता है और आलोचना को भी। वह अपने खुद का सबसे बड़ा आलोचक होता है। इंपॉर्टेंट है, मुक्तिबोध का कथन है एक साहित्यिक की डायरी से। जब कवि भावनाओं का ज्ञानात्मक आधार विस्तृत, व्यापक और अद्यतन है, तो ऐसी स्थिति में उस कवि की दृष्टि ही उसके अंतःकरण में एक वातावरण निर्माण करेगी, एक काव्यात्मक मनोभूमिका तैयार करेगी। मनोभूमिका या वातावरण के बिना सत्य काव्य संभव ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे ही वक्तव्य थे जो इम्पोर्टेंट थे, इस रचना में आए हुए थे। मैंने आपको इसके पात्र बता दिए हैं, इसकी कथा वस्तु बता दी है, इसमें मुख्य जो उद्धरण आए थे वो बता दिए हैं, मुक्तिबोध की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो बता दी हैं। आपका सिर्फ इतना काम है, जो साहित्यिक रचनाएं बताई हैं उसका प्रकाशन वर्ष आप नोट कर लीजिएगा। अगर नोट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट है तो नोट कर लीजिएगा और उसका रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि आलोचनात्मक साहित्यिक वैसे भी आपके लेखक लगे हुए हैं, और आलोचनात्मक जो साहित्य पूछा जाता है आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, वो इनकी रचनाओं से पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो कामायनिक पुनर्विचार, एक साहित्यिक की डायरी, तो ये सब इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनका प्रकाशन वर्ष आप जरूर नोट कर लीजिए। आशा करती हूँ आपने नोट भी किए होंगे, सिर्फ रिविजन की जरूरत है। अगर नहीं मिलता तो बताइएगा, तो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करके सेंड कर दूंगी। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो, कोई प्रश्न हो तो स्वागत है आपका कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रचना के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।